गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा लेक्चर चालू करने जा रहा हूँ। कल टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसे बीच में ही छोड़ दिया था, इसलिए चलिए आज मैं इसे आगे बढ़ाऊँ। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा लेक्चर है। चलिए देखते हैं कि हम कल स्ट्रेस देखे थे, एक बार दोबारा देख ले रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है इसका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस क्या होता है चलिए पहले जान लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यह जो है इंटरनल रजिस्टेंस फोर्स जो बॉडी के अंदर पैदा होती है, ठीक है ना, और जिस एरिया में उत्पन्न होती है उसका रेशियो होता है। ठीक है ना, देख लेते हैं क्या होता है। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपान एरिया ऑन विच फोर्स इज कंसीडर, जिस पे फोर्स कंसीडर किया गया है उसका एरिया। ठीक है ना, देख लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपान एरिया, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसकी दूसरी यूनिट भी होती है न्यूटन अपान mm स्क्वायर, जिसे मेगा पास्कल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है 10⁶ पास्कल होती है। और तीसरी चीज़ होती है, इसकी तीसरी यूनिट होती है किलो न्यूटन अपान mm स्क्वायर, जिसे गीगा पास्कल भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 10⁹ पास्कल होती है। ठीक है, इसको मैंने समझा दिया था स्ट्रेस क्या होता है, और इसकी यूनिट्स के बारे में भी मैं कल बता चुका हूँ। चलिए एक बार और दिखा देता हूँ यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस की यूनिट जो होती है वो न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होती है। इसी को अगर mm में चेंज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? न्यूटन अपान 1 मीटर। हम देखे थे कि 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है। ठीक है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर में होता है 10⁶ mm स्क्वायर हो जाएगा, mm स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस चीज़ का क्या हो जाएगा कि जब यहाँ mm स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, और इसी को अगर हम 1 mm स्क्वायर लिखना चाहते हैं, 1 mm स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसी को डिवाइड करेंगे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं कि न्यूटन अपान, अगर हम mm स्क्वायर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? न्यूटन अपान mm स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन अपान 1 mm स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मान लो 1 mm स्क्वायर ही है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 10⁻6 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? इसी को लिख सकते हैं हम मेगा न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर को ले सकते हैं पास्कल। ठीक है ना, या कि लिख सकते हैं 10⁻6 पास्कल। ठीक है, इतने नामों से इसे जाना जाएगा। और इसी का दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं कि जो न्यूटन अपान mm स्क्वायर को मैं क्या देख लिया? 10⁻6 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और इसी को अगर हम किलो न्यूटन अपान mm स्क्वायर देखना चाहें तो क्या जानते हैं? सब कुछ सेम रहेगा, केवल किलो की जगह में क्या आ जाएगा? 10⁻³ आ जाएगा, इंटू 10⁻6 इंटू न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं 10⁹ न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं गीगा पास्कल, और इसी को ही बोलते हैं 10⁹ इंटू पास्कल। ठीक है, इतने सारे हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन में। आगे एक लेक्चर में आपको बता दूंगा। यहाँ किलो का मतलब देख लीजिए। किलो में जहाँ कहीं भी किलो होता है तो वहाँ 10⁻³ का मल्टीप्लाई होता है। जहाँ कहीं मेगा होता है वहाँ 10⁻6 का मल्टीप्लाई होता है, और जहाँ कहीं भी गीगा होता है वहाँ 10⁹ का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, अब चलिए आगे देखते हैं। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन इसका समझा दूंगा। ठीक है,
अब चलिए हम जानते हैं, आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेस मेन हमारा किसके बेस पर देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है। पहले हम बेस्ड ऑन एरिया के बेस पर देख रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, और दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस, ठीक है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जो नॉर्मल हम स्ट्रेस देखते हैं, ठीक है ना, ये होता है आइडियल और ये रियल, ठीक है ना। आइडियल स्ट्रेस क्या होता है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू पी अपान ए नॉट, मतलब ये ओरिजिनल एरिया होता है, ठीक है ना। लोड अपान ओरिजिनल एरिया होता है। जैसे कि मैं इस पेन की बात करूं, जैसे कि इसमें अगर मैं लोड लगा रहा हूं, ठीक है ना, लोड लगा रहा हूं, तो जो लोड लगा रहा हूं, जैसे 5 न्यूटन का लोड इधर लगा रहा हूं, तो ये लोड हो गया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका ओरिजिनल एरिया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रू स्ट्रेस देख लेते हैं। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड अपान इंस्टेंटेनियस, क्या होता है, लोड अपान इंस्टेंटेनियस एरिया, किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे एरिया, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ इंस्टेंटेनियस एरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्ट्रेसेस के बीच में रिलेशनशिप होता है। ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए वेयर जो एप्सिलॉन है वो क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, और सिग्मा क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, ठीक है। एक बार समझ ले रहे हैं क्या मैं क्या बोलना चाहता था। इंस्टेंटेनियस एरिया का मतलब होता है, यहाँ इंस्टेंटेनियस एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहले ट्रू स्ट्रेस का मतलब समझेंगे कि ये कोई बॉडी है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो हमको इस एरिया को लेना है, किसी भी टाइम पे नहीं, इस एरिया को लेना है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे बॉडी की शेप ये है, ठीक है ना, तो इसका हमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, एरिया, ठीक है ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस एरिया में क्या होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कि कोई ये राड है, एग्जांपल करने, ठीक है ना, ये राड है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। ये रॉड इलोंगेट होने के बाद कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे ये था शेप, ठीक है ना। और इसमें फोर्स लगाने के बाद, पी फोर्स लगाने के बाद किसी इंस्टेंट पे मान लो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे मान लो कि इसका शेप ऐसे होगा, तो इस इंस्टेंट पे इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, रजिस्टिंग फोर्स जहाँ फोर्स रजिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमको ये एरिया नहीं देखना, हमको ये एरिया देखना है जहाँ फोर्स रजिस्ट कर रहा है, ये, ठीक है ना। तो इस पार्टिकुलर टाइम पे इस सेक्शन का एरिया क्या है ये देखेंगे, ठीक है ना। जो रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है इधर एफ पी, ठीक है ना, तो इस एरिया के देखेंगे किसी इंस्टेंट पे। इसमें जो है एक जिसमें जो होता है एरिया जो होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ये एरिया सेम होता है चाहे हम कितना भी लोड लगा लें, ठीक है ना। लेकिन ट्रू स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है कि किसी इंस्टेंट पे लिया जाता है, हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग एरिया होगा, तो उसे कंसीडर किया जाता है स्ट्रेस अपॉन लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, इसमें ओरिजिनल एरिया ही लिया जाता है, ठीक है ना। समझ गए, शायद आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा क्लासिफिकेशन जो जनरल क्लासिफिकेशन है स्ट्रेस का, ठीक है ना, कौन कौन से प्रकार से स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस अगर जनरल क्लासिफिकेशन किया जाए तो स्ट्रेस मेन कई प्रकार से कई यूट्यूब चैनल पे आप देखे होंगे कि कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, अलग अलग तरीका होता है दिखाने का। मैं इसे इस तरीके से दिखा रहा हूँ अपने तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें जो हमारा स्ट्रेस होता है 2 टाइप्स का होता है मेन, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर ही बेंडिंग स्ट्रेस बनता है। और सेम क्या होता है, शियर स्ट्रेस का एक ही प्रकार होता है, टॉर्जनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का प्रकार होता है टॉर्जनल स्ट्रेस, ठीक है ना। इसका रीजन ही होता है, टॉर्जनल स्ट्रेस का रीजन ही होता है शियर फोर्स, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे क्या बोला मैंने, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के 2 टाइप्स है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस।
और इन दोनों से मिलकर ही बेंडिंग स्ट्रेस बना है, ठीक है ना। और जो शियर स्ट्रेस है इसके 2 टाइप्स हैं, टॉर्जनल स्ट्रेस केवल एक ही है, ठीक है ना, टॉर्जनल स्ट्रेस। अब इनको एक एक करके चलिए समझते हैं, ठीक है ना, एक एक करके समझते हैं। तो इसमें पहला है हमारा पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है ना। अब देख लें टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है। इट इज ए स्ट्रेस जनरेटेड इन ए बॉडी ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पुल फैक्टर्स, पुल फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। किसी भी बॉडी पे अगर 2 पुल फोर्स लग रहे हैं, पुल यानी होता है खींचना, पुश होना धक्का देना, ठीक है ना। तो ये पुल फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को मतलब बॉडी को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। लिखा क्या है, इट इज स्ट्रेस जनरेटेड इन ए बॉडी, ये बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हुआ है, उसको मेजर करते हैं कब, किसके कारण होता है, ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पुल फोर्सेस। 2 इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जब पुल फोर्सेस लगते हैं तो बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। इसे दर्शाते किससे हैं, सिग्मा टेंसाइल इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया, ठीक है ना, जितना लोड लगा रहे हैं और ये एरिया, जिस एरिया पे लोड लग रहा है, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है इट इज़ द स्ट्रेस जनरेटेड इन ए बॉडी ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पुश फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें पुल फोर्सेस था जो बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा था। इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेंगे लेकिन पुश फोर्सेस लगेंगे, बॉडी को धक्का देना मतलब दबाना, ठीक है ना। देखिए ये कोई बॉडी है, इसमें 2 पुश फोर्सेस लग रहे हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे क्या होगा, इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया ही होता है, ठीक है ना, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, एक एक करके मैं आपको एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस देख ले रहे हैं क्या होता है। बेंडिंग स्ट्रेस है इट इज स्ट्रेस जनरेटेड इन ए बॉडी ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, किसी भी बॉडी में बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसे समझा दूंगा आगे मैं आपको। ये बेंडिंग मूवमेंट, जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, वो एक साइड से मान लीजिए फिक्स है, कैंटिलीवर भी मान लीजिए, ठीक है ना, एक साइड से फिक्स है और इधर फ्री है, दूसरा एंड फ्री है, उस पर हम एंड पे या तो कोई फोर्स लगा रहे हैं या कि मूवमेंट ही लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उस मूवमेंट या फोर्स के कारण जो है, या कि हम इसे नहीं भी लगा रहे हैं तो बॉडी के स्वयं के वेट के कारण जो बॉडी डिफॉर्म होगी, ठीक है ना, ऐसे डिफॉर्म होगी तो उसके कारण जो है बेंडिंग स्ट्रेस बॉडी के अंदर जनरेट होगा, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है ये होता है सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई अपान आई। इसमें क्या होता है मैं एक एक टर्म समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। इसमें जो m होता है ये मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट नहीं दिया है फोर्स दिया है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ से फिक्स है, ठीक ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट ही बन जाएगा, ठीक है। और बाई क्या होता है, इसका न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, न्यूट्रल एक्सिस से अपवर्ड की जितना डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा क्या, बाई, ठीक है ना। अब ये बाई किसके बराबर हो सकता है, बाई हो सकता है जैसे कि इसकी मान लीजिए थिकनेस अगर टी है तो T/2 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। और आई क्या है, आई है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का होता है, जैसे एक रेक्टेंगल का होता है BD³/12 ऐसे ही होता है, ठीक है ना, पाई/64 D⁴ ऐसे होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए एक एक करके समझ ले रहा हूँ, चलिए अब समझ लेते हैं, आपको समझा भी देता हूँ। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस मैंने बोला, क्या बोला, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बता दे रहा हूँ। टेंसाइल स्ट्रेस होता है अगर कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं, पी इधर से भी पी इधर से मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं सेम, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और पुल फोर्सेस होता है। पुल फोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए कि वस्तु है, आप उसे खींचते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये बॉडी है, इसे मैं ऐसे करके खींचता हूँ तो ये
हो जाएगा पुल, ठीक है ना। और अगर ये बॉडी है, इसे मैं ऐसे धक्का देता हूँ तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुश, ठीक है ना। तो ये हम पुल फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पुल फोर्स लगा रहे हैं। तो इसे तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा, मान लीजिए बॉडी यहाँ से फ्रैक्चर हो गई, इसके अंदर जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा, बॉडी ऐसे है, ठीक है ना, तो ऐसे स्ट्रेस जनरेट होगा, इंटरनल फोर्स जनरेट होगा पी इसके कारण, ठीक है ना। तो जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा इसके इंटरनल बॉडी में, इसे क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस किसे बोलते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या देखेंगे हम कि सेम जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे कोई भी बॉडी है, इसमें हम पुश फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पुश फोर्सेस लगा रहे हैं, तो बॉडी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। मान लीजिए इतनी चौड़ी हो गई, ठीक है ना, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के कारण भी इसके जैसे हम अगर इसे फ्रैक्चर करना चाहें तो एक बॉडी का हाफ पार्ट लें, तो अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर भी फोर्सेस लगेगा, जस्ट अपोजिट इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। तो इसके कारण जो है इसमें जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है ना। अब तीसरी चीज़ देख ले रहे हैं, तीसरी चीज़ हम देख रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस, इसको हम आपको आगे जाकर जब प्योर बेंडिंग इक्वेशन और प्योर टार्जन इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो हम अच्छे से समझा देंगे कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, इससे बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। बेंडिंग स्ट्रेस मैंने बोला सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई अपान आई, ठीक है। क्या बताया, एम बाई अपान आई। यहाँ एम क्या होता है, देखिए एम होता है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि हम कोई बॉडी ले रहे हैं, ठीक है ना, इस बॉडी को यहाँ फिक्स कर दिए, यहाँ से अगर पी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और इसकी लेंथ एल है, तो मूवमेंट के कारण बॉडी क्या हो जाएगी, ऐसी बैंड हो जाएगी, ठीक है ना, बैंड हो जाएगी। जब यहाँ से फोर्स लगेगा तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पी इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ फिक्स है वहाँ से, ठीक है ना। या कि हम डायरेक्ट मूवमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई बॉडी है यहाँ डायरेक्ट मूवमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट होता है। और बाई क्या होता है, जैसे कि कोई भी बॉडी है, मैं ये बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है ना, बॉडी लेता हूँ, इस बॉडी का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा सेंटर, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर चलते जाएंगे तो यही बाई डिस्टेंस होती है। इसकी मान लीजिए थिकनेस टी है, तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सॉरी थिकनेस टी है, तो बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, बाई की मैक्सिमम वैल्यू ये टी बाई टू हो सकती है। ये बाई की मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि बाई यहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना, टी बाई टू हो जाएगा। इससे से निकलता है बाई। और आई क्या होता है, आई सबका अलग अलग होता है। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे अलग अलग होता है, जैसे कि मेरा इस मान लीजिए कि रेक्टेंगल सेक्शन है, ठीक है, बी और डी है, ठीक है ना, बी और डी है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, आई इसका हो जाएगा बी डी क्यूब अपान बी डी क्यूब अपान 12, ऐसे होता है, ठीक है ना। ऐसे सभी का आई होता है, जैसे कि हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, ठीक है ना, सर्कल का ले रहे हैं, तो इसका मान लीजिए डिस्क है, डिस्क का आई अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सिलेंडर का अलग हो जाएगा, मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर का अलग हो जाएगा, ट्रायंगल को अलग हो जाएगा। सभी का सभी शेप्स का जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से अलग अलग होता है, जो आगे जाकर मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना जानिए कि आई जो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है, सेम ये होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस के बाद क्या आता है, अगला है हमारा शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस क्या होता है, देख लीजिए, इट इज ए स्ट्रेस जनरेटेड इन ए बॉडी, ठीक है, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। यह जो है किसी बॉडी में इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस अगर हम लगा रहे हैं तो उस बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। शियर का मतलब होता है सिंपल सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर हम किसी, मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, शियरिंग हो रही है, शियरिंग हो रही है, ठीक है ना। किसी वायर को आप ऐसे ऐसे करके मोड़ते हो तो क्या कर रहे हैं, आप उसके सरफेस के ऊपर शियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इक्वल और अपोजिट फोर्सेस। देख लीजिए कोई बॉडी है, अगर सरफेस पे रखी है, हम इस बॉडी को इधर पुश कर रहे हैं, ठीक है,
पुश कर रहे हैं इसके सरफेस के ऊपर ऐसे लगाकर, तो इसके नीचे जो है, जो जिस सतह पे रखी हुई है वहाँ जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है देख लीजिए, इसे शियर स्ट्रेस को जो है टाउ से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू होती है लोड अपान सरफेस एरिया होता है। उसमें क्या होता था, हम अभी तक जो टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस देखते हैं उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था। इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया। जिस सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, ठीक है ना, इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, एस क्या है, सरफेस एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होता है। टॉर्जनल स्ट्रेस होता है इट इज ए स्ट्रेस जनरेटेड इन ए बॉडी ड्यू टू टॉर्क। अगर किसी बॉडी में हम टॉर्क लगा रहे हैं, मान लीजिए ये बॉडी, हम इसको टॉर्क लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं, इधर से फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा, इस बॉडी के अंदर मेरा टॉर्जनल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि इसी को देख लीजिए, एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर कंस्ट्रक्शन की बॉडी है जो एक साइड से फिक्स है, एक साइड फ्री है। इसमें अगर हम टार्क लगा रहे हैं, इसमें अगर हम टार्क लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी के अंदर इस बॉडी के अंदर टॉर्जनल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्जनल स्ट्रेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू होता है, इसे मान लीजिए